फिर ये था कि मुझे बाइकला से एमएलए लड़ने की ख्वाहिश थी। वो कह रहे थे एमएलए लड़िए, हालात ऐसे बने कि हमारे बुजुर्गों ने डिसाइड किया कि मुसलमान के खिलाफ नहीं लड़ेगा जी। उसमें एक ही बात थी, या तो ये चीज़ों को नज़रअंदाज करके लड़ूं सियासत के नाम पे, लेकिन मैं चाहता था कि अल्लाह ना खास्ता कभी बारिश पठान हार गए तो लोग बोलेंगे कि मुसलमान को अपने हराए। दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं नासिर यूसुफ लंतरानी न्यूज़ के इंटरव्यू सेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से कराने जा रहे हैं, उन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी का बहुत कामयाब सफ़र तय किया है। नगर सेवक के तौर पर गवंडी से मदनपुरा नागपाड़ा और आज भिवंडी में एमएलए के तौर पर एक कामयाब पॉलिटिशियन है, एक सच्चे अवामी खादिम है। उन्होंने सिर्फ गवंडी ही नहीं बल्कि मदनपुरा नागपाड़ा और भिवंडी में भी डेवलपमेंट के बहुत सारे काम किए हैं। उस शख्सियत का नाम है रईस कासम शेख। रईस शेख आज बहुत हरदिल अजीज और आवाम में बहुत मकबूल भी हैं। वो अपने काम से जाने जाते हैं, कई सियासी लोगों के रोल मॉडल भी बनते जा रहे हैं। तो देखते हैं लंतरानी न्यूज़ के साथ उन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी के सफ़र के ताल्लुक से क्या बातें की। नाजरीन आदाब, नमस्कार। लंतरानी न्यूज़ में मैं नासिर यूसुफ आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे दरमियान एक ऐसे शख्स बैठे हैं जिन्होंने बहुत ही कम मुद्दत में बहुत ही गैर मामूली मकबूलियत के साथ साथ लोगों का भरोसा और प्यार भी हासिल किया है, जिसने बहुत ही कम मुद्दत में गवंडी की तंग गलियों से लेकर मदनपुरा, नागपाड़ा और अब उसके बाद भिवंडी में जाकर अपना काम का झंडा गाड़ने के बाद असेंबली में भी इनकी आवाज़ गूंज रही है। एक ऐसा शख्स जिसने न सिर्फ गवंडी, उसके बाद मदनपुरा, नागपाड़ा की शक्ल सूरत बदली और आज आप उनके काम को भिवंडी में देख रहे हैं बतौर एमएलए। उन्होंने भिवंडी की भी शक्ल सूरत बदल दी है और उस शख्स का नाम है बहुत ही नीडर बेबाक मोहतरम रईस कासम शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। रईस भाई, आपका लंतरानी मीडिया न्यूज़ में इस्तकबाल है और हम आपसे कुछ ऐसी गुफ्तगू करेंगे जो हमारे आवाम तक पहुँचे। भाई, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि गवंडी से मदनपुरा और उसके बाद भिवंडी और असेंबली तक पहुंचने का जो सफ़र है उसके बारे में हम थोड़ा सा मुख्तसर जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, सोशल वर्क से मैं जुड़ा हुआ था, जनाब वासिम आज़मी साहब के काम से जुड़ा हुआ था, और जब वो एमएलए बने 2009 में तो गवंडी में उन्होंने काम करना शुरू किया। तो हम लोग उस टीम में थे जो आसिम भाई की कैंपेन उस वक्त कर रहे थे। कैंपेन में वक्त हमने देखा कि वहाँ पर पानी की बहुत किल्लत थी। किल्लत एक छोटा वर्ड है, मतलब उसको करबला कहिए, उसमें अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स थे। तो आसिम भाई ने ये डिसाइड किया कि हम लोग बहुत कम अरसे में पानी लोगों तक पहुंचाएंगे। तो अलग अलग टीम्स बनी, कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जेल गए। हमने जो शोबा लिया वो था कि मैंने कहा हम लोग एक पीआईएल करेंगे और पीआईएल मेरे नाम से हुई और पहली बार मैंने देखा कि पीआईएल कैसे बनती है। तो उस वक्त आसिम भाई ने बहुत सपोर्ट किया, रफ़ीक दादा काउंसिल हमको दिया। फिर आसिम भाई खुद मीटिंग्स में आते थे। रफ़ीक दादा के साथ साथ फेडरल करके सॉलिसिटर है वो थे, मतलब एक बड़ी ही प्रोफेशनल टीम बनी। तो वो पीआईएल के वक्त मैं गवंडी जाता था। सुबह मुझे याद है 4:30 बजे मैं टैक्सी पकड़ के मेरे घर से मैं बैंगनवाड़ी जाता था, इसलिए कि रफ़ीक दादा मुझसे पूछते थे कि सर्विस कनेक्शंस के फ़ोटो लाओ, वाटर रूल्स क्या है, फिर सप्लाई कितना है, ये आरटीआई डालो, वो आरटीआई डालो। उस वक्त ऐसा हुआ कि तमाम जो वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे, मैं एक ऐसा शख्स बन गया जिसको सब कुछ पता चल गया कि भाई वहाँ पे एक रिजर्वायर बनाया गया जिसकी ज़रूरत नहीं थी। वो रिजर्वायर बहुत लिमिटेड था। वो ग्राउंड रिजर्वायर बनाया गया, उसको एलिवेटेड होना चाहिए था, यानी ऊंचाई पे होना चाहिए था। कुछ लोगों ने पैसे के लिए सब किया। वहाँ पे कुछ वर्कर थे कांग्रेस पार्टी के जो अपने घर के अंदर टैंक बना के रखे थे और पानी बेचते थे। कुछ ऐसे थे कि जैसे आपके घर में सर्विस कनेक्शन है तो उसमें सीमेंट डाल देते थे और वो बोलते थे कि अब यहाँ पानी नहीं आएगा, अभी आपको घुमा के पानी लेना है। लाख लाख रुपए के कनेक्शन का चलता था। ये सब लेकर हम कोर्ट के सामने गए। हमने 2009 से लेकर 2011 मिड तक कोर्ट में ये लड़ाई लड़ी। तब कोर्ट बहुत स्ट्रिक्ट हो गया और हमने जो रेफरेंस दिया था वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस था कि पानी जो है आपका मूल अधिकार यानी बेसिक राइट में आ जाना चाहिए। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि वाटर राइट टू लिव है, राइट टू वाटर नहीं है। तो राइट टू वाटर के लिए हम जा रहे थे।
2011 तक तो ये हाल हो गया कि बीएमसी वाले हम लोगों से काँपने लगे और कहने लगे नहीं आप पीआईएल वापस लो वगैरह वगैरह। उस वक्त मुझे याद है कि बैंगनवाड़ी में पहली बार एक 20-25 करोड़ की अपग्रेडेशन का बीएमसी ने तय किया कि भाई हम अभी इधर पानी देंगे। वो उस वक्त जब मैं काम कर रहा था तो मुझे लगता है 11:30 10 या 11:30 के बीच में एमएलडी मिलियन लीटर्स आ रहा था और रिक्वायरमेंट थी 18 की। फिर उसके बाद 2012 में ये हुआ कि आसिम मैंने कहा तुम ही कॉर्पोरेटर बनो, तुमको इतनी नॉलेज है। तो मैं इलेक्शन जब लड़ा, बस समझिए मुझे कुछ पता ही नहीं था, लेकिन समाजवादी पार्टी अबू आसिम आज़मी साहब का इतना नाम था, काम की वजह से बहुत लोग जानने लगे थे। बड़ी आसानी से पार्टी के नाम पर सिंबल पे मैं कॉर्पोरेटर बन गया। कॉर्पोरेटर बनने के बाद हमने वहाँ पे टीम बना के आसिम भाई की गाइडेंस में ऐसा काम किया कि मुझे लगता है कि अब इस वक्त गोवंडी में 24 से 25 एमएलडी के नीचे पानी नहीं आता होगा। और मेरा जो वार्ड है कमला रमन का एक छोटा हिस्सा है, उधर तो 2 वक्त पानी आता है। वहाँ जोन्स बनाना, घर घर कनेक्शंस को ले जाना, मस्जिदों को कनेक्शन दिलाना। आज मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि एंटायर शिवाजी नगर, बैंगनवाड़ी, पूरा इलाका सर्विस चाहिए यानी कि उनको पानी आता है। 98% जगह आता होगा, नई बस्तियाँ होगी वहाँ नहीं आता होगा, सबके पास अपना कनेक्शन है। एक ये, दूसरा वहाँ की सबसे बड़ी ज़रूरत है और हर इंसान की ज़रूरत है एजुकेशन। आज 28,000 बच्चे पब्लिक स्कूल में वहाँ पढ़ रहे हैं। हाल ये था कि बीएमसी स्कूल में बच्चे नहीं आते थे। अब ये है कि आसपास के जितने भी प्राइवेट स्कूल स्लम में चल रहे हैं वो बंद हो रहे हैं। बच्चे स्कूल, कॉरपोरेशन की स्कूल में पढ़ना वहाँ ज़्यादा लोग चाहते हैं। अब एक और बहुत बड़ी स्कूल वहाँ बनने जा रही है, आसिम भाई ने उसका पूरा टेंडर रेडी कर दिया है। ये स्कूल बनने के बाद शिवाजी नगर, बैंगनवाड़ी, मंडाला, ये पूरे इलाके में हर बच्चा पब्लिक स्कूल जाना लगेगा, मुफ्त और अच्छी तालीम लेने लगेगा। तो ऐसे कई काम हुए, हॉस्पिटल बन रहा है अभी, जो हमारे वक्त पे प्लान हुआ था। उसके बाद ऐसा एक वक्त आया कि मुझे गोंडी छोड़ना था क्योंकि रिजर्वेशन की वजह से सारी ही जो जितनी भी सीटें लेडीज़ हो गई थी। अब मुझे इंतखाब करना था कि मैं कहाँ से लड़ूँ। इंतखाब का मतलब होता है कि चॉइस। उस वक्त था कि मैं चीता कैंप से लड़ूँ या मैं गायकवाड़ नगर है उधर से लड़ूँ या मैं कुर्ला जाऊँ। तो मैं घर ढूंढ रहा था क्योंकि अब एक नई गोंडी तो काम कर लिए थे। पता नहीं क्यों अल्लाह ने जहन में एक बात डाला कि मदनपुरा एक ऐसी चीज़ है, जगह है, एक ऐसी इलाका है जहाँ से तहज़ीब, जहाँ से मुसलमानों की तहरीकें पैदा हुई है। और यकीन मानिए सारे लोग जो प्लानिंग स्ट्रैटेजी करते हैं वो मुझे कह रहे थे अब नागपाड़ा से 213 से लड़ो, क्योंकि वो आपके लिए इजी है, वहाँ का मिजाज अलग है, आपका घर वहाँ रहा है, ऐसा वैसा। मेरे दिल में बात बसी थी कि मैं लड़ूंगा तो मदनपुरे से लड़ूंगा। एमआईएम के एमएलए थे, फलां साहब यहाँ से बहुत पहले से कॉरपोरेटर थे। मैंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की, इंतखाब मैंने किया तो मदनपुरे का किया। अल्लाह ने इतनी इज्जत रखी कि मदनपुरे वालों ने गोवंडी वालों की दुआओं से इतना नवाजा कि मैं बहुत अच्छे लीड से यहाँ जीता। एक अनजान इंसान को मदनपुरे ने एक घर दिया, एक नाम दिया, एक पहचान दी, एक मकसद दिया, काम दिया, काम करने लायक बनाया और साथ दिया। हर कदम लोग चले। 2.5 साल में यहाँ पे मिसाली काम हुए, मतलब जो मेरी कुव्वत से ज़्यादा मैं कहता हूँ अल्लाह जिनको कराना चाहता था। फिर ये था कि मुझे बाइकला से एमएलए लड़ने की ख्वाहिश थी। लोग कह रहे थे एमएलए लड़िए। हालात ऐसे बने कि हमारे बुज़ुर्गों ने डिसाइड किया कि मुसलमान के ख़िलाफ़ नहीं लड़ेगा। उस वक्त एक ही बात थी, या तो ये चीज़ों को नज़रअंदाज करके लड़ूँ सियासत के नाम पे, लेकिन मैं चाहता था कि अल्लाह ना खास्ता कभी बारिश पठान हार गए तो लोग बोलेंगे कि मुसलमान को आपने हराया। तब मैंने ये सोचा कि अगर यही लोग चाहते हैं तो मैं भिवंडी शिफ्ट हो जाऊँ। और भिवंडी वालों को तो सलाम। मदनपुरे में तो 6 महीना मैंने गुजारा था इलेक्शन के पहले, भिवंडी में तो मैंने 17 दिन गुजारे। लेकिन मदनपुरा गोवंडी के लोगों ने गवाहियाँ दी। भिवंडी के अंदर 3 लाख वोटर है। मैं समझता हूँ 1.5 लाख लोगों को तो लोगों ने फ़ोन किया, मुलाकात की कि रईस को वोट दीजिए। और ये सिर्फ़ और सिर्फ जीत जो है ना, वो उन लोगों की है जिन्होंने मेरे लिए मेहनत की, लोगों से गवाही की कि ये लड़का काम करेगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एमएलए हूँ, इन लोगों की वजह से हूँ और हम लोग काम कर रहे हैं।
आप यकीन जानिए कि आप लोगों के एक सिंबल बन गए हैं। लोगों के आप कई फ़ैन हैं आपके। बोले वो अगर काम करना सीखना है तो रईस भाई से सीखिए, ईमानदारी सीखना है तो रईस भाई से सीखिए। अभी हमने देखा कि दूसरे वार्ड का एक शख्स आके आपको अपना काम दिया, आपने उसका भी काम करके दिए। तो कहीं न कहीं लोग आपको अपना फ़ैन, अपना एक सिंबल मान रहे हैं, अपना आइडॉल मान रहे हैं। कहीं न कहीं जब आपने अपना सियासी करियर शुरू किया होगा, तो आपका भी एक आइडॉल होगा, एक आइडियल होगा। उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, हम लोग के सामने तो आसिम भाई थे। जी। कॉलेज में था मैं तब सिडनम कॉलेज में पढ़ रहा था और बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, आसिम भाई को डाल दिए थे टाटा में। हम लोग तब बहुत छोटे थे, मैं तो समझता मैं एफ आई बी कॉम में था और कॉलेज से बाहर के एल्फिस्टन कॉलेज के बाहर प्रोटेस्ट पे ज़मीन पे बैठ के जीन्स में तो हम काँपते थे कि भैया घर पता चल गया तो मार भी पड़ेगी, घर से निकाले भी जाएंगे और कभी पकड़े गए तो पुलिस सीधा टाटा में डाल देगी। पर वो उस वक्त भी ये बात थी कि कहीं ना कहीं आसिम भाई की कारकर्दगी, उनकी सोच हमारे सामने मैंने तो कभी कहीं और देखा ही नहीं। क्योंकि एक ही चीज़ है कि आप 20 साल एंटी एस्टैब्लिशमेंट अपने आप को अपनी कौम के लिए ज़िंदा रखते हो। आसिम भाई मिनिस्टर बन सकते थे, बहुत लोग बने, नवाब भाई बने, असलम भाई बने, कई लोग, यूसुफ रानी गए और एमएलए की टिकट मिल गई। तो जो देने वाला था वो तो और भी बड़ा बन सकता था, लेकिन उन्होंने एंटी इस्टेब्लिशमेंट रह के मुसलमानों की आवाज़ उठाने के लिए अल्लाह ने उनको बाकी रखा है कि जब कोई एक उद्धव ठाकरे खड़े रह के हमको बाबरी की याद दिलाएगा तो एक अबू आसिम उठ के उसकी मुखालिफत ज़रूर करेगा। तो वही आइडियल है, वही नक्श है, वही आइडियोलॉजी है, उसी पे काम करना है। गवंडी, मदनपुरा, रानी बाग, माने गार्डन, नक्शे गालिब और मौलाना आज़ाद का यादगार स्मारक, ये आपके कुछ ऐसे काम हैं जिन्होंने एक्चुअली भिवंडी से लोग यहाँ आपके काम देखने आते थे। मैंने यहाँ लोगों को पूछते हुए देखा, रईस भाई कौन है, जो लोग नहीं जानते थे। आपको बगैर जाने उन्होंने वोट दिया आपका काम देखकर। आइंदा बतौर एमएलए भिवंडी की आपने सड़कों की नक्शे बदल दिए। हम लोग अभी भिवंडी होकर आए, जहाँ घंटों ट्रैफिक में हम लोग फंसे रहते हैं, या 2 मिनट में हम लोग धामनकर नाका पहुँच जाते हैं। आइंदा स्ट्रेटजीज मदनपुरा के लिए, नागपाड़ा के लिए, भिवंडी के लिए क्या है? क्योंकि जो अच्छा काम करता है उसके लिए काम बढ़ते जाते हैं। देखिए, मैं तो अपने आप को अगर मैं तो खुश नहीं हूँ कि मैंने ये सब काम किए, मैं खुश हूँ कि काम किए, लेकिन ये लोगों को बताने के लिए था कि हम ये करने के काबिल है। काम तो ये होगा कि हम तालीम की ऐसी बुनियाद बनाएं कि माइनॉरिटी का हर शख्स जो है, मतलब उनके माँ बाप को लगे कि हाँ एक बहुत बड़ा बैकअप है कि मैं मेरे बच्चे को जूनियर केजी में जब डालूंगा तो कोई ना कोई हाथ पकड़ेगा और ले जाके आईआईटी में ले जाएगा, कोई आईएएस आईपीएस की एकेडमी में ले जाएगा। तो ये जो निज़ाम है वो खड़ा करना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना बहुत ज़रूरी। कल मैं आपको एक बात बताऊँ, एक लड़का मेरे पास कल आया, मैं राउंड्स पे था भिवंडी में, तो एक बहुत ही फिट लड़का, तो कपड़े बहुत मामूली। तो मैंने उसको कहा तू मेरे को आके ऑफिस में मिल। वो मुझे बता रहा था कुछ पब्लिक इश्यूज़ बता रहा था कि यहाँ काम करना है, यहाँ काम करना है। तो जब वो आया तो उसने मुझे रिप्रेजेंटेशन दिया, मैं वो तो काम किया। उसने मेरे को बोला तू करता क्या है, तो बताया कि मैं, वो लड़का पुलिस में जो है सिलेक्शन में है, हो चुका है एपीआई के लिए, मिलिट्री में उसका सिलेक्शन हो चुका है, और वो बच्चा जिस किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर भिवंडी जैसे इलाके में एकेडमी चला रहा है बच्चों को ट्रेन करने के बाद के लिए कि वो पुलिस में और मिलिट्री में कैसे पार्टिसिपेट करे। अब वो वहाँ तक पहुँच सकता है अपनी, बोलते ना, हिम्मत पे। अब इसको मेंटोर करके इस पेड़ को बड़ा करना, ये रईस शेख का और एमएलए का काम है। उसी वक्त एक मनोज यादव आता है जो स्पोर्ट्स में, कबड्डी में, मिलिट्री के किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता है। मैंने वो असलम करके, मोहम्मद असलम करके लड़का था, मैंने तू इसको ट्रेन करेगा क्या? बोले भाई इसको पूरी ट्रेनिंग मैं दूंगा। तो जब एक मुसलमान ये कहता है ना कि मैं मेरे भाई को सिखाऊंगा, ये तहज़ीब, ये कल्चर को ज़िंदा करना, उस पेड़ को बड़ा करना, उस एकेडमी को बड़ा करना, एजुकेशन के। अभी हमने मिठाई खाई तो किसकी खाई? उमर जब स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, बीएमसी की स्कूल में एडमिशन मिलने पे लोग मिठाई बांट रहे हैं, उसकी लाइन बाहर तक लगती है। तो ये प्राइमरी एजुकेशन को स्ट्रेंथन करना, स्किल डेवलपमेंट में काम करना, जो हमारी जड़ें, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने जड़ लगाई। आज मैं इस मदनपुर में कहता हूँ, मोमिन मूवमेंट हो या आप अंजुम इस्लाम को देखिए, हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत पेड़ लगाए, हम उसी को काटे जा रहे, हमने नया कोई नहीं बोया।
बोने की ज़रूरत है, नई फसल करने की ज़रूरत है, नई इदारे लगाने की ज़रूरत है, नई तंजीमें बनाने की ज़रूरत है। बहुत बड़ा काम है। आसिम भाई से भी हमने एक बात की कि वो शख्स जब किसी महफिल में जाता था लोग कहते थे कि शेर की आमद है रन कहाँ पर आए। अब वो शेर बाबर ने एक शेर पैदा कर दिया जिसकी आमद पे भी हम लोग कहते हैं कि ना किस वाकई में किस शेर की आमद है रन कहाँ पर आए। अभी जो आने वाला जो म्यूनसिपलिटी का इलेक्शन है तो आसिम भाई ने तो अपने तरकश के सियासत के तरकश में से एक तीर निकाला है, एक शेर रईस शेख। आपके तरकश में ऐसे कितने तीर और हैं जो और रईस शेख कौम को मिलेंगे, हमारे मुल्क को मिलेंगे, हमारे शहर को? डेफिनेटली आप देखेंगे कि एक नई पूरी एक कायद बोलते हैं कि लीडरशिप पैदा हुई है। मैं आज ही बात कर रहा था कि बहुत सारे बच्चे हैं उनको आज मैं पहले आया था तो क्या था कि इसी दफ्तर में 4 लोग नहीं मिलते थे जी। हाँ, कि मैं किसको काम दूँ। अब ये है कि जब हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहे थे कि हम लोगों को EWS और सर्टिफिकेट्स का हमको कैंप लगाना है। मैंने आवाज़ दिया तो 10 लोग खड़े हो गए। मैं गोवंडी में जब था, मुझे अगर एक फ़ोटोकॉपी निकालनी रहती थी ना तो 10 बच्चे खड़े रहते थे। वो एक जज्बा क्रिएट किया था। अब मैं मदनपुरी में वो लहर देख रहा हूँ, भिवंडी में वो लहर देख रहा हूँ। तो वो लीडर ही नहीं जो दूसरे पैदा नहीं करता। क़यादत का काम है कि दूसरी क़यादत को खड़ा रखे। जब 10 साल का बच्चा होगा ना तभी से तय होना चाहिए कि ये रईस शेख की जगह लेगा। तो कोशिश है, अगले इलेक्शन में आप देखेंगे बहुत से ऐसे लोग आपको दिखेंगे इंशाल्लाह। तो देखा आपने, रईस शेख साहब ने अपने दिल की बहुत सारी बातें बताई, आइंदा की हिकमती अमली के ताल्लुक़ से उन्हें बातें बताई। आगे और बहुत सारी इनसे हमारी बातें होती रहेंगी। और एक शेर जो अक्सर मैं कहता हूँ ऐसे लोगों के लिए जो ऊंचाई पर जाते हैं कि मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श व फर्श की आवाज़ से, मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श व फर्श की आवाज़ से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हद परवाह से। यही हमारे रईस काशम शेख साहब। कैमरामैन ज़ीशान शेख, न्यूज़ एंकर फराज अबीन के साथ मैं न्यूज़ एडिटर नासिर यूसुफ, लंतरानी न्यूज़, मुंबई। शुक्रिया।